Hello students, welcome back in the my next lecture, which is the part of resonance by prism experiment. Students, आपने पिछले वीडियोस में देखा कि मैंने कैसे फ्रेस्नेल का बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया. व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वाज द मोटो ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. मोटो क्या था इसका? टू फाइंड अननोन वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट यूजिंग थियरी ऑफ इंटरफेरेंस. उसमें कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स भी लिए थे. क्या था? पहला बायप्रिज्म व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन प्रिज्म्स विद रिफ्रैक्टिंग एंगल 0.5. फिर एक डिवाइस उन्होंने यूज किया था ऑप्टिकल बेंच, और उस पूरे सेटअप को यूज करके फ्रेस्नेल ने कुछ इस तरह से थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस का डायग्राम ड्रॉ किया. मतलब एक स्टेडी इंटरफेरेंस उनको मिला, और उसी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न को यूज करके उनको वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी थी, जिसके लिए उन्होंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? बैंडविड्थ का कैपिटल X इक्वल्स टू लैम्डा स्मॉल डी बाय कैपिटल D बाय स्मॉल डी. बट इनसे अगर लैम्डा चाहिए तो आपके पास तीनों टर्म्स होने चाहिए. कौन कौन से? फ्रिंज वेट, कैपिटल D और स्मॉल डी. फ्रिंज वेट और कैपिटल डी कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक टर्म की बात करूंगा, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल डी. ये जो वर्चुअल डिस्टेंस आपको दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इजंट इट? एक्चुअल प्रैक्टिस में ये एग्जिस्ट नहीं करता. अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको कैसे आप मेजर कर पाओगे? यहाँ पे हमारे पास एक ही सोर्स है. ये तो हमने रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया, बट रियल प्रैक्टिस में दिखाई भी नहीं देता हमको. तो नहीं दिखाई देता तो कैसे हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. देखो, अब इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी उस थर्ड स्टैंड की, जहां पे मैंने बाई कॉन्वेक्स लेंस रखा था. उस लेंस को मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे रखूंगा. डेफिनेटली लेंस आपका बाइप्रिज्म और माइक्रोमीटर के बीच में था. अब मैं उस लेंस को अगर यहाँ पे इंटरपोज करता हूं कुछ इस तरह से, तो क्या होगा? लेंस का बाई कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है? एक कन्वर्जिंग लेंस है. तो इस पे फॉल होने वाली जितनी भी लाइट्स हैं उन सबको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस करेगा, और यहां से जो ऊपर की तरफ जा रही है उनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस करेगा. ठीक है? और इसी चीज को कहां पे फोकस करेगा मैं अगले डायग्राम्स पे बताने वाला हूं आज के लेक्चर में. अभी का जो लेक्चर हो रहा है, अब देखो, जैसे हमने पिछले केस में लेंस को यूज नहीं किया था, इस डायग्राम में अब मैं जो रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा टू फाइंड स्मॉल डी, उसमें मैं बाइप्रिज्म को शो नहीं करूंगा. बट ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि अगर ये बाइप्रिज्म नहीं है तो दो सोर्सेज का क्रिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इसी को बाइप्रिज्म के बेस पे तो हमने दो सोर्सेज बनाए हुए हैं. तो बट डायग्राम में आपको नहीं दिखा. डायग्राम में ये मैं दिखाऊंगा कि सपोज ये वर्चुअल सोर्स S1, ये वर्चुअल सोर्स S2, और उनकी लाइट रेज कहां पे फोकस कर रही है. तो लेट्स सी, आते हैं अपने टॉपिक पे. मान लो ये मेरा पहला सोर्स S1 वर्चुअल सोर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d, जो मुझे मालूम नहीं मेजर करना है, बट मैंने इमेजिन कर लिया है कि ये सेपरेशन स्मॉल d होता है. अब मैं क्या करूंगा, इस लेंस को पहले ना टुवर्ड्स द सोर्स लेके आऊंगा. जब आप इस लेंस को टुवर्ड्स द सोर्स लेके आओगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड बनेगा, कुछ इस तरह से. मान लो मैंने क्लोजली स्पेस रख दिया इस लेंस को, कुछ ऐसा क्लोजली स्पेस्ड. तो इसकी इमेजेस कैसे बनेंगी? इट्स वेरी इजी. आपको क्या करना होता है, एक लाइट रे एटलीस्ट ऑप्टिक सेंटर से पास करती हुई लेके आनी है, कुछ इस तरह से. दूसरी इससे. आपको इसको तब तक एक्सटेंड करना है टिल यू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज. मैग्नीफाइड मतलब एक्चुअल डिस्टेंस से बड़ी इमेज. ये कुछ इस तरह से हो गई. जो दूसरी लाइट रे आपको ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से. क्लियर? अब क्या होगा, ये कन्वर्ज होके नीचे आएगी, एक पॉइंट पे फोकस करेगी, और ये कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे फोकस करेगी. आपको पता कैसे चलेगा कि कहां पे कन्वर्जन हुआ है लाइट का? अब आप जैसे ही लेंस को रख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पैटर्न गायब हो जाएगा. अब क्या बचेगा? एक और सेटिंग बचेगी. बचेगा सिर्फ ये, जो बचने वाला चीज है वो ऐसा है. सिर्फ पूरे स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड देखोगे तो एक पॉइंट पे ब्राइटनेस रहेगी, यहां पे करोगे तो और एक ब्राइटनेस रहेगा. मतलब पूरे स्क्रीन पे आप माइक्रोमीटर को अप एंड डाउन करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दो ब्राइट स्पॉट, और वो दो ब्राइट स्पॉट्स होंगे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द अपर हाफ एंड लोअर हाफ रेस्पेक्टिवली. तो जहां पे भी आपको ब्राइट बैंड्स या दो ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं वहीं पे मार्क कर दो. S1 की इमेज S1 डैश, S2 की इमेज S2 डैश. फाइन. मैं इसको तो नहीं मेजर कर सकता, बट ये सेपरेशन तो मेजर कर सकता हूं ना. माइक्रोमीटर का आई पीस अप एंड डाउन स्लाइड करके मैं ये सेपरेशन मेजर कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं. इसको मैं नाम दे देता हूं D1.
ठीक है, माइक्रोमीटर को स्लाइड करो अप एंड डाउन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, मिल गया। एट द सेम टाइम आप इसको भी मेजर कर लो, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेंस से इमेज का डिस्टेंस। ये कहां से मिलेगा आपको? ऑप्टिकल बेंच पे जो स्केल दी थी। तो इसको मैं ले लेता हूं u और इसको ले लेते हैं v। ठीक है, अप टू दिस। ये हमारा है मैग्नीफाइड इमेज, फर्स्ट पार्ट। हमने पहले क्या किया, इसका मैग्नीफाइड इमेज ड्रॉ किया। अब क्या करना है आपको? नाउ स्टार्ट स्लाइडिंग द लेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्लाइडिंग लेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे आप इसको दूर लेके आना स्टार्ट करोगे, यू विल फाइंड ये इमेजेस क्लोज आना स्टार्ट होंगी। आपको तब तक स्लाइड करते रहना है टिल यू गेट अ डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब एक्चुअल साइज से छोटी इमेज। ओके, अब वो सेकंड पार्ट देखो, दैट इज डायग्राम नंबर 2। S1 S2 सेपरेशन तो नो डाउट वही रहेगा, स्मॉल डी। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्लाइड करके दूर लेके आऊंगा, समवेयर हियर टू दिस। सपोज अभी लेंस की पोजीशन आपकी यहाँ पे आ गई, नो डाउट पहले से दूर चला गया। सेंटर, जैसे मैंने बताया आपको, एक लाइट रे यहाँ से पास करनी है ऑप्टिक सेंटर से होते हुए। देख सकते हो कुछ ऐसा मिल रहा है, साइज कम हो गई पहले से। दूसरा वाला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट रेस यहाँ पे इंटरफेयर करेंगी और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये है हमारा S1 का इमेज, ये हमारा S1 का इमेज S1 डैश, S2 का इमेज S2 डैश। फिर से आप इन दोनों इमेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वही सेम ट्रिक मैंने जो ऊपर बताया था। अब माइक्रोमीटर के स्केल को यूज करके इनका सेपरेशन निकाल लो। सपोज ये सेपरेशन है D2, एक्चुअल D। एट द सेम टाइम आप ये डिस्टेंसेस भी मेजर कर लो। अब यहाँ पे देखो, एक आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। जब लेंस को हमने क्लोज रखा था, मैग्नीफाइड इमेज मिला, दूर रखा, डिमिनिश्ड इमेज मिला। जब एक क्लियर डिमिनिश्ड इमेज मिलती है और एक क्लियर मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, तो ये जो डिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, सेकंड केस में एग्जैक्टली इनवर्ट हो जाते हैं। जितना यहाँ पे इमेज डिस्टेंस था, उतना ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। तो मैं सिंबल्स को एक्सचेंज कर रहा हूँ, बी सिंबल इसलिए एक्सचेंज कर रहा हूँ कि ये वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल और हो रही है, और यहां से यहां का डिफरेंस u के बराबर होगा। तो इस तरह से लेंस को यूज करके एक बार मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट कर सकते हैं, और उन्होंने भी यही किया। तो इस तरह से फ्रेस्नेल ने एक बार मैग्नीफाइड और एक डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट किया। अब इस मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करने से क्या लेना देना है हमारा? हमको तो स्मॉल डी चाहिए ना। स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट किया, लेट्स सी हियर। अब इस डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है, मैं इसको गायब कर देता हूं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों डायग्राम, एक बार आपने मैग्नीफाइड इमेज बनाया और एक बार यहाँ पे आपने डिमिनिश्ड इमेज बनाया। डिमिनिश्ड मींस लेस देन द एक्चुअल साइज। ये हमारा था डिमिनिश्ड इमेज। तो जैसा कि आप देख रहे हो, डिस्टेंसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, एक बार मैग्नीफाइड इमेज बना, एक बार डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब एक बार मैग्नीफाइड इमेज, इस दोनों डायग्राम्स में मैं एक प्रिंसिपल अप्लाई करने वाला हूं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ conjugate foci. Now what is that principle? According to principle of conjugate foci, image size by object size is equal to होता है image distance by object distance। अब ये फॉर्मूला वन बाय वन आप दोनों डायग्राम्स पे अप्लाई करो। पहले आपको क्या करना है, ये सेम फॉर्मूला वन बाय वन दोनों में इंप्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी हियर। तो पहले मैग्नीफाइड के लिए, फॉर मैग्नीफाइड देखो क्या फॉर्मूला मिलता है। फॉर मैग्नीफाइड इमेज, इमेज साइज d1, ऑब्जेक्ट का साइज d जो हमको पता ही नहीं है, इमेज का डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, take it as step number 1. Similarly, for diminished image, इमेज का साइज d2 जो हम मेजर कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट साइज d जो हमको पता नहीं है, डिस्टेंसेस की बात करोगे तो u बाय v, स्टेप नंबर 2. अब क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट विथ लेफ्ट, राइट विथ राइट, तो क्या मिलेगा इधर, बाय d इंटू d2 बाय d, यहाँ पे v बाय u इंटू u बाय v, जैसा आपको दिख रहा है राइट साइड के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा d1 d2 डिवाइड बाय d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर इक्वल्स टू d1 d2 और d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ d1 d2. इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, क्योंकि हम इसको तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते थे, बट d1 और d2 को तो मेजर कर सकते हैं ना माइक्रोमीटर स्केल लेके. जैसे आपको d1 और d2 मिला, इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू प्लेस करो और आपको मिल गया स्मॉल d, एंड द मोमेंट यू गॉट द वैल्यू ऑफ स्मॉल d, और क्या चाहिए आपको, अब आपके पास x है, दैट इज कैपिटल X, कैपिटल D भी है, स्मॉल d भी है, अगर ये तीनों कंटेंट है तो बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यूज करके आप इस अननोन लाइट की वेवलेंथ को निकाल सकते हो. तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करके आप d इक्वल्स टू अंडर d1 d2, आप दोनों d1 d2 मिल गया, तो वैसे ही आपको इस फॉर्मूले को यूज करके मिल जाएगा क्या, स्मॉल d. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल d एंड द अननोन वेवलेंथ. ये था बच्चों पूरा फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट. गॉट इट? सो this is one of the very important theory part from the board point of view, और numericals no doubt इस पे भी सारे formulas पे numericals तो आते ही हैं, so this is very helpful in numerical point of view. Okay, so hope आपको Fresnel's का बायोप्रिज्म experiment thoroughly समझ में आ गया होगा. Okay, that's it for today.